आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को मिला दूंगी। अरे पहले अपने ये बोल तो मुझसे बचा कर दिखा। आराधना और अंशिका एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रहे थे, तभी उन्हें देखकर सभी औरतों की भीड़ इकट्ठा होती है। ये क्या कर रही हो? पड़ोस की बहू होकर इस तरह झगड़ा छोड़ो एक दूसरे को। शीला दोनों बहू के बाल छुड़वाकर अलग करती है। देखिए, आप लोग इसे बिना मतलब का झगड़ रही है, मैं सही हूँ और ये गलत है। अच्छा तो फिर रात भर किट्टी पार्टी में कमर मटकाना जरूरी है या सुबह पूजा करना? आराधना चुप हो जा, तू मुझे सब बता। है अंशिका ही सही है, वैसे भी अरेंज मैरिज वाली बहू है तो सिर्फ नाटक करती है जैसे तू कर रही है। हाँ बिल्कुल, अरेंज मैरिज वाली बहू तो बस ढोंग रचती है, लव मैरिज करके आई अंशिका ही सही है। सभी लोग अंशिका का साथ देते हैं और आराधना को अंशिका से माफी मांगनी पड़ती है। ये क्या लगता है, पड़ोस की सभी औरतें थोड़ी पागल हैं? मैं गलत हूँ, उसके बावजूद ये साथ मेरा ही दे रही है ना जाने क्यों। खैर मुझे क्या है। हाँ ठीक है। अंशिका आराधना को माफ कर देती है और सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। वहीं कविता, अरे यहाँ झगड़ा क्यों हो रहा था, मैं तो देख ही नहीं पाई। खैर पहले सब्जी ले आती हूँ। ये सोचकर कविता सब्जी मार्केट सब्जी लेने के लिए जाती है, जहाँ वो शीला और मीना से मिलती है। यहाँ किस बात का झगड़ा हो रहा था? वही लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू को लेकर। और फिर तो जानती है कि अरेंज मैरिज वाली बहू ने क्या किया था अपनी सास के साथ, इसलिए हमने लव मैरिज वाली बहू का साथ दिया। हाँ लेकिन फर्क संस्कार से पड़ता है, कैसे शादी हुई इससे नहीं। मत मान हमारी बात, लेकिन देखना सच्चाई एक दिन तेरे सामने जरूर आएगी। इतना कहकर शीला और मीना वहां से चली जाती हैं और कविता भी घर आ जाती है। इस तरह पूरा दिन बीतता है। फिर शाम को, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सौरभ की उम्र हो गई है, अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो कोई लड़की देख लेते हैं, पंडित जी को बुलवाऊं क्या? पागल हो गए हो क्या? सोसाइटी में जो हुआ था उसके बाद भी पंडित से लड़की ढूंढवाओगे? तभी सौरभ हॉल में आता है। माँ, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब भैया? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही शीतल खुशी में खड़ी हो जाती है। अरे वाह, मैं तो यही चाहती थी। वैसे भी किसी भी लड़की को एक दिन देखकर उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकते। और फिर तू तो जानता होगा अपनी गर्लफ्रेंड को सालों से, और मुझे तेरी पसंद पर पूरा भरोसा है। लगता है मम्मी तो मान गई। फिर बताइए भैया, कब मिला रहे हैं आप भाभी से? अरे सच में मान गई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कल ही एक रेस्टोरेंट में मिलवा देता हूँ। ठीक है, कल ही मिल लेते हैं। अभी चलो सब खाना खा लो। फिर शीतल की बात सुनकर सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे भैया बस भी कीजिए, बारात लेकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ बाबा, चल रहा हूँ। सभी लोग तैयार होकर सौरभ की पसंद को देखने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अरे आ गए आप लोग, हम तब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ वो बस थोड़ी सी देर हो गई। और बताइए बाकी सब, शनाया कैसी है? सभी बैठते हैं और दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू होती। फिर कुछ देर के बाद, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमारी तरफ से भी रिश्ता तय है। हाँ, हमारी तरफ से भी रिश्ता मंजूर है। सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। भैया की गर्लफ्रेंड अब हमारी भाभी बनेंगी, इस खुशी में मिठाई हो जाए। इतना कहकर वैभव वेटर से मिठाई मंगवाता है। सभी मिठाई खाते हैं और खुशहाली भरा माहौल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे सब लोग जल्दी जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ चलिए, मैं तैयार ही हूँ। तभी सीमा पास आती है। अरे कविता जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बड़े बेटे नीरज का रिश्ता देखने जा रही हूँ। क्या अरेंज मैरिज करवा रही हैं? आपकी आंखों के सामने अश्विनी जी के साथ इतना सब कुछ हो गए और आप फिर वही गलती करने जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुओं के संस्कार पर निर्भर करता है। लव और अरेंज में फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर कविता कार में बैठती है और अपने पूरे परिवार के साथ नीरज का रिश्ता लेकर निहारिका के घर पहुंचती है। अरे भैया आ गए आप लोग। बैठिए बैठिए। श्यामलाल सभी को सोफे पर बिठाता है और निहारिका हाथ में चाय का ट्रे लेकर आती है। नमस्ते, ये लीजिए, आप सब चाय पी लीजिए। निहारिका सबको चाय देती है और फिर जैसे ही सब्जी चाय पीते हैं, चाय बहुत अच्छी बनाई है। अरे स्वाद में बहुत अपनापन है। एक बात है निहारिका, चाय बहुत अच्छी बनाती है। शादी के बाद में ये चाय जरूर मिस करूंगा। देखिए, निहारिका हमें बहुत पसंद आई। संस्कार और हाथ के स्वाद से साफ पता चल रहा है कि निहारिका हमारे घर की बहू बनने के लायक है।
हमें भी नीरज हमारी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा। आप लोगों को इतना अच्छा घर खानदान है, ऊपर से इतना बड़ा बिजनेस भी, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। तो फिर ये रिश्ता पक्का समझिए। फिर इस तरह दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमंदी से रिश्ता तय होता है। सभी लोग खुशी से शादी की तारीख की बात करते हैं और कुछ देर बाद अपने घर लौट जाते हैं। फिर एक दिन, देखिए मुझे तो सही नहीं लग रहा कि आप इस तरह अपने बेटे की शादी करवा रही हैं। वही तो, आपको पता ही है अश्विनी जी अपनी पसंद की बहू लेकर आई थी और फिर उसके साथ क्या हुआ। हमारी मानिए तो ये पंडित वंडित का चक्कर छोड़िए और अपने बेटे को बोलिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। देखिए अब रिश्ता तो तय हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी ऊपर वाले की जैसी मर्जी हो। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी कि तभी ये सारी चीज दूर खड़ी कौशल्या और श्यामलाल सुन लेते हैं। अरे ये क्या, हमारी बेटी के होने वाले ससुराल के आस पड़ोस में तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे वही तो, हर जगह लव मैरिज वाली बहू की बुराई और अरेंज मैरिज वाली बहू की अच्छाई सुनी थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। क्या हुआ, यहाँ से गुजरते वक्त रुक कर उनकी बातें सुन ली। हमारी बेटी भी यहाँ शादी करके आने वाली है, कहीं कुछ गड़बड़ तो। अरे नहीं नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। वैसे भी तुम्हें अपनी परवरिश पर तो पूरा भरोसा है ना, तो फिर चिंता किस बात की है। श्यामलाल की बात सुनकर कौशल्या रिटर्न अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ लव मैरिज वाली और अरेंज मैरिज वाली दोनों बहुओं की शादी कर पड़ोस में आ जाती हैं। और फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने शुभ कदम घर में रखो। निहारिका दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आती है। भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ये जोड़ा तो आप पर खिल रहा है। अरे खिलेगा ही जोड़ा, महंगा जो है, वरना ये कहाँ जाने महंगा सस्ता। एक तो अरेंज मैरिज, ऊपर से गरीब घर की बहू, देख लो अब क्या होगा। मुझे अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता, बहू हमारे घर के हिसाब से ढल जाएगी, बस संस्कार अच्छे होने चाहिए। बहू जा अपने कमरे में आराम कर ले, थकान दिख रही है। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। निहारिका सबके पैर छूकर अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या बहन, अब आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। हमारे मना करने के बावजूद आपने वही किया जो अश्विनी जी ने किया था। अब बस आपका हाल उन्हीं की तरह ना हो। हाँ, बाकी हमें क्या है, चलते हैं। हमें अभी शीतल जी के घर भी तो जाना है, जरा उनके बेटे की पसंद को भी देख कर आए। इतना कहकर मीना और सभी पड़ोसन चली जाती हैं। सबके मना करने के बाद भी मैंने वही किया है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। सभी की बात सुनकर कविता थोड़ा डर जाती है और इसी डर के साथ अपने कमरे में जाकर वो सो जाती है। वहीं नीरज अभी तक सोई नहीं। कमरा साफ नहीं है, ऐसे कैसे सो? माँ ने सिखाया है पहले सफाई जरूरी है। इतना कहकर निहारिका थकान होने के बावजूद कमरा साफ करती है और फिर दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, मामी जी जल्दी कीजिए, इस लहंगे में जान जा रही है। अरे बहू आरती तो करने दे। शीतल आरती करती है और शनाया गृह प्रवेश करती है। अब मैं कमरे में जाऊं? रुको, पड़ोसी आने वाले हैं, उनसे मिल लो। तभी दरवाजे पर मीना, शीला और सीमा आती हैं। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत सुंदर और समझदार लग रही है। अच्छा हुआ बेटे ने खुद पसंद की थी, वरना आप भी कौशल्या जी के जैसी गलती कर बैठती। अरे तो क्या उन्होंने अपनी पसंद की बहू लाई है? हाँ, अब तो भगवान ही बचाए उन्हें। ये लोग इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं? आखिरकार इन लोगों को अरेंज मैरिज वाली बहुएं क्यों नहीं पसंद? क्या है इसके पीछे की वजह? ये सोचते हुए शनाया अपने कमरे में जाती है। इतना भारी लहंगा और ये गहने मुझसे नहीं अब सही जाएंगे। इतना कहकर वो सारी गहने चूड़ियां निकाल कर इधर उधर से करके वो सो जाती है। सौरभ कमरे में आता है। इतना साफ कमरा था, ये क्या कर दिया इसने? ओहो। फिर सौरभ सब साफ करता है और थक कर सो जाता है। फिर अगली सुबह 6 बजे दूसरी तरफ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। निहारिका इस तरह अपनी पूजा पूरी करती है। चलो पूजा तो हो गई, अब शंख बजा लेती हूँ। निहारिका जैसे शंख को उठाकर शंख बजाती है, शंख की आवाज पूरे घर में गूंज पड़ती है, जिससे अरे इतनी सुबह शंख की आवाज कहाँ से आ रही है? आयुष कमरे में उठता है। अरे अभी तो मैं सोया था पार्टी करके, ये कौन उठ गया सुबह सुबह?
सभी लोग मंदिर की तरफ आते हैं। वहीं हॉल में श्रेया पार्टी के कपड़ों में। अरे भाभी, आप अब तक सोई नहीं क्या? मैं तो सोकर उठ भी गई। जैसे आप पूरी रात कहाँ थी? वो दरअसल। तभी वहां पूरा परिवार इकट्ठा होता है। अरे ये क्या, बहुत जल्दी इतनी उठ गई? ये मेरी आदत है, और फिर दिन की शुरुआत पूजा से ही करनी चाहिए। ये लीजिए प्रसाद। अरे अभी तो किसी ने ब्रश भी नहीं किया, प्रसाद बाद में खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं पहली रसोई बनाती हूँ। भाभी मेरे लिए पाव भाजी बनाइएगा। मेरे लिए पनीर की सब्जी। मेरे लिए हल्का खाना और मीठे में खीर। ठीक है, मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। निहारिका किचन में जाती है और किचन को प्रणाम करके खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ शनाया को उसकी सास जगाती है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, पहला दिन है इसलिए माफ कर रही हूँ। इतना कहकर शीतल चली जाती है। बिना बात सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो मासूम बनना पड़ा। बाद में बताऊंगी इस बुढ़िया को। फिर शनाया तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म में पूरी करने किचन में पहुंचती है। तभी भाभी मेरे लिए मैगी बना दीजिए। ठीक है ननन जी, बना दूंगी। फिर करीना वहां से चली जाती है। पड़ी आई, मेरे लिए भी बना दीजिए। घंटा में बना रही हूँ, बोल दूंगी मैगी खत्म हो गई थी। गुलाम थोड़ी ना हूँ मैं किसी की। फिर बड़बड़ाते हुए शनाया अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करती है और कुछ पकवान बनाकर सभी को खिलाती है। अरे वाह बहू, तूने तो पहली रसोई में ही दिल खुश कर दिया। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि बाहर नौकरी करने वाली घर पर भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। खाना बहुत टेस्टी है भाभी। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का गिफ्ट। शनाया गिफ्ट लेकर कमरे में आ जाती है और आईने के सामने खड़ी होती है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा खाना बना लूंगी। वैसे खाना तो मैंने बनाया ही नहीं था, वो तो बाहर से मंगवाया था। वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली बहू भी सभी को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। भाभी, आप पिछले जन्म में शेफ थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कभी कभी अच्छा बन जाता है। बहू खाना बहुत अच्छा है, ये ले तेरी पहली रसोई का गिफ्ट। बहू ने सच में दिल जीत लिया। शायद मैं गलत सोच रही थी। निहारिका वैसी नहीं है जैसे अश्विनी जी की बहू थी। अब इस तरह दोनों बहू की अलग अलग पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर दोपहर में। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं छत पर कपड़े उतारने जा रही हूँ। मेरे होते हुए आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आती हूँ। फिर निहारिका छत पर चली जाती है। बहू ने मुझे छत पर जाने से क्यों रोक दिया? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर कविता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं छत पर मेरे होते हुए मम्मी जी छत पर जाकर कपड़े उतारे, ये शोभा थोड़ी ना देता है। यह सोचकर निहारिका सारे कपड़े उतारती है और फिर वहीं दूसरी तरफ। मम्मी जी, आप दिन भर कमरे में क्यों बैठी रहती हैं? छत पर जाइए, खुली हवा खाइए। बहू पैर दर्द कर रहे हैं, तू ही कपड़े उतार ला, मुझे नहीं घूमना। क्या इस बुढ़िया की वजह से मैं जाऊं? मम्मी जी, आपके भले ही के लिए ही कह रही हूँ। आप छत पर जाइए, पड़ोसियों से बात कीजिए। तो सही कह रही है, मैं जाती हूँ। शीतल छत पर जाती है और कपड़े लेकर आती है। फिर शाम को निहारिका और कविता बाहर जाने लगते हैं। मम्मी चलो आज शॉपिंग करते हैं। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं। तभी निहारिका सामने आ जाती है। इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर आइए। मैं क्यों सुनूं? मैं जा रही हूँ। तभी वीरेंद्र आता है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया बहू? सही कह रही है, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं, कल चले जाना। वीरेंद्र की बात सुनकर कविता अंदर चली जाती है। आज तक वीरेंद्र जी ने मुझे इस तरह से बात नहीं की है। आज इसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा कहा, छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ शीतल बालकनी में बैठी है। शनाया आती है। मम्मी जी बाहर जाइए, जिंदगी एंजॉय कीजिए। पैर दर्द है, नहीं जाऊंगी। मैं बाकी बहुओं जैसी नहीं हूँ, आप खुल कर जिए। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। शीतल घर से बाहर जाती है। अब मजा आएगा, घर में पार्टी करूंगी। फिर अपने कपड़े बदलती और पार्टी करती है। और इसी तरह कुछ दिन भी बीत जाते हैं। और फिर एक दिन पड़ोस की सभी औरतें आपस में मिलती हैं। अरे जब से कौशल्या की बहू आई है, कौशल्या तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दी है। हाँ, मैंने भी उसे छत पर ही देखा है, बाहर तो दिखती ही नहीं। तभी कविता वहां से गुजरती है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे कविता जी, आप इतने दिनों से घर से बाहर क्यों नहीं निकली? क्या बताऊं, मेरी बहू मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती। आज वो सब्जी लेने गई है, तभी मैं निकल पाई। यह सुनकर सभी पड़ोसिनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था, अरेंज मैरिज वाली बहू ऐसी ही होती है। अभी तो घर में रोक रही है, धीरे धीरे 4 दीवारों में बंद कर देंगी।
कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन घर से ही निकाल दे। कविता चुप हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। क्या सच में बहू मेरी केयर नहीं बल्कि कोई साजिश कर रही है? कविता परेशान होकर अपने घर की तरफ लौट जाती है। फिर अगली सुबह। मम्मी जी, आप चप्पल पहनकर मंदिर जा रही हैं? हाँ बहू, मंदिर ही तो जा रही हूँ। चप्पल चमड़ी की होती है, ऐसे मंदिर नहीं जाते। चलिए मैं भी चलती हूँ, हम दोनों नंगे पैर जाएंगे। और फिर अगर पैर दर्द करेगा आपका तो वो मैं दबा दूंगी। नंगे पैर? अगर कांटा चुभ गया तो? बालकनी से वीरेंद्र देखता है। अरे कांटे को कांटा नहीं चुभता, तुम बिना चप्पल के जा सकती हो। अब ज्यादा मत बोलो। ओहो, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? चलिए मंदिर चलते हैं। निहारिका कविता को लेकर मंदिर चली जाती है। दूसरी तरफ शीतल खिड़की से बाहर देख रही है। शनाया पास आती है। मामी जी मंदिर जाएंगे लेकिन कार से क्यों पैरों को थकाना? हाँ बहू सही कह रही है। दोनों कार में बैठकर निकल जाती हैं। पड़ोसनें सब देख रही हैं। देखो ऑरेंज वाली पैदल ले गई, पेट्रोल बचा रही है। लैब वाली बहू देखो कार में ले जा रही है, यही सही है। वहीं दूसरी तरफ कविता और निहारिका कुछ दिन में पूजा करके रिटर्न घर लौटने लगती हैं। तभी कार में बैठी शीतल। अभी भी नंगे पैर घूम रही हो? मेरी बहू तो मुझे कार में घुमा रही है। आओ तुम्हें भी लिफ्ट दे दूं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कविता आगे बढ़ जाती है। फिर रात को। बहुत दिन हो गए, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, आज बाहर का ही खा लेते हैं। मम्मी जी, बाहर का तला हुआ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं घर में ही बना देती हूँ। अभी आई है और रोक टोक शुरू कर दी। आज मैं बाहर का ही खाऊंगी। नीरज खाना ऑर्डर कर देता है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी निहारिका किचन से खाना लेकर आती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए हेल्दी खाना बनाया है। ये क्या साग बना दिया, मुझे नहीं खाना ये। कविता प्लेट उठाती है। निहारिका रोक लेती है। मम्मी जी, ये सब आपके लिए अनहेल्दी है, मत खाइए। ये क्या तरीका है? मेरी माँ के हाथ से खाना छीन रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। बहू मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये डाइट वगैरह समझदार लड़कियों के लिए होती है, हर किसी के लिए नहीं। हाँ भाभी, आप ही खा लो ये हेल्दी खाना। निहारिका चुप हो जाती है। सभी बाहर का खाना खाते हैं। फिर रात को दूसरी तरफ। मम्मी जी, साड़ी में अनकंफर्टेबल रहती हैं, कल उनके लिए सूती साड़ी लाऊंगी। ये सोचकर अगली सुबह निहारिका सूती साड़ी खरीदती है और कविता के पास आती है। मम्मी जी ये लीजिए, आज से आप ये साड़ी पहनिएगा, आपको आराम रहेगा। अच्छा। निहारिका चली जाती है। कविता साड़ी पहनकर आईने में खुद को देखती है। हे भगवान, ये बहू जब से आई है मेरा रहना सहना सब बदल रही है। सही कहते थे सब, मुझे कंट्रोल करना चाहती है। तभी कविता बालकनी में आती है और सामने देखती है। शीतल के कमर में देखती है। मामी जी आप ये बोरिंग साड़ी क्यों पहनती हैं? ये देखिए मैं आपके लिए 1 पीस लाई हूँ। बहू इस उम्र में ये सब ठीक नहीं लगेगा। नहीं मम्मी जी, एक बार पहनिए, आप बहुत अच्छी लगेंगी। फिर शनाया शीतल को जबरदस्ती 1 पीस पहनाती है। शीतल आईने में खुद को देखती है। अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कैसी बातें कर रही हैं? जिंदगी आपकी है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज इसी में पार्टी चलते हैं। कविता ये सब देख रही थी अपनी बालकनी से। एक वो है जो जिंदगी एंजॉय कर रही है और एक मैं हूँ। लव मैरिज वाली बहू ही अच्छी होती है। अब मैं भी वैसे ही जिंदगी जीऊंगी। अब धीरे धीरे कविता सामने की पड़ोसन शीतल को देखकर उसके बहू की तारीफ करने लगती है। फिर एक दिन जब सभी किटी पार्टी में मिलते हैं तो अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, दोनों को देखकर ही समझ आ रहा है किसकी कैसी हालत है। सच कहूँ तो शीतल को देखकर हमें भी उसकी तरह कपड़े पहनने का मन कर रहा है। सच में अब मुझे भी ऐसा ही बनना है। आज शाम को क्लब पार्टी जा रहे हैं, तुम लोग भी थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनकर, और साड़ी वाली पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं भी चलूंगी। तो फिर सही कहा, आज से हम लोग किटी पार्टी नहीं बल्कि नाइट क्लब पर डीजे पर डांस करेंगे। सभी औरतें हाथ मिलाती हैं और अपने अपने घर लौट जाती हैं। फिर रात को जब कविता तैयार होकर घर से बाहर निकल रही थी। ये क्या पहन लिया बुढ़ापे में? ये सब ठीक नहीं है, जाओ बदलो। मैं नहीं बदलने वाली, सब जा रही हैं, मैं भी जाऊंगी। मम्मी जी, आप इन कपड़ों में कहाँ जा रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं इसका जवाब तुम्हें देना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर कविता घर से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ बहुत तेरी वजह से आज बहुत मजा आया। तभी सौरभ शीतल को देखता है। माँ, आपने इस उम्र में क्या पहन लिया है? आपका दिमाग तो ठीक है। क्यों, क्या हो गया सौरभ? अच्छी नहीं लग रही क्या? बहू ने कहा था ऐसे कपड़े पहनने को। यह सुनकर सौरभ गुस्से से लाल हो जाता है और शनाया को पकड़कर कमरे में ले जाता है। ये क्या कर रही हो? माँ को ये कैसे कपड़े पहना रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस सबको अपनी जिंदगी जीना सिखा रही हूँ।
तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ पर मत चिल्लाओ, अगर दिक्कत है तो अपनी माँ को संभालो, मैं पार्टी में जा रही हूँ। फिर शनाया शीतल और मोहल्ले की औरतों को लेकर क्लब पार्टी के लिए निकल जाती है। कुछ देर में सभी क्लब पहुंचती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। अरे बहू, कितना मजा आ रहा है, तेरी वजह से जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, और नाचो और एंजॉय करो। देखो देखो ये लोग कैसे नाच रही हैं, कितनी अजीब लग रही हैं। आज तो मजा ही आ गया। शनाया मन में हंसती है। लग रहा है जैसे आलू के बोरे नाच रहे हैं, कितनी फनी लग रही हैं ये सारी बुढ़िया। दूसरी तरफ घर में निहारिका कमरे में बैठी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी की तबीयत भी खराब है और वो रात में बाहर गई है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते निहारिका सो जाती है और फिर अगली सुबह मुझे पीना है, मुझे पीने दो। वीरेंद्र गुस्से में आता है। ये क्या हालत बना ली है, शर्म नहीं आती? बहू क्या सीखेगी? मेरी बहू तो बोरिंग है, मुझे तो मजा आया। तू भी बगल की पड़ोसन से कुछ सीख ले बहू। कविता अपने कमरे में चली जाती है। बहू अब तो ही इसे संभाल, पड़ोस की बहू ने तो बिगाड़ ही दिया है। इस तरह मैं अपने घर को बिगड़ा हुआ नहीं देख सकती। एक काम करती हूँ, मंदिर होकर आती हूँ। ये सोचकर निहारिका मंदिर जाती है, जहाँ उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। दादी माँ, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? मैं लाठी के सहारे आई थी, लाठी खो गई, अब घर कैसे जाऊं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सहारा बनकर आपको घर तक छोड़ देती हूँ। इतना कहकर निहारिका प्रभावती देवी को सहारा देकर उनके घर तक छोड़ती है। खुश रहो बेटी, तुम्हारे जैसे संस्कार आजकल किसी में नहीं है, और कोई तो होता है जो मजाक बनाकर चला जाता है। ये तो मेरा फर्ज है, बड़ों की मदद करनी चाहिए। काश मेरी बहू में भी ऐसे ही संस्कार होते, वो तो पड़ोस की शनाया की संगत में बिगड़ गई है। दादी माँ, मैं कोशिश करूंगी सब ठीक करने की। निहारिका आगे बढ़ती है और बाजार में एक और बुजुर्ग महिला को सब्जियों के साथ खड़ा देखती है। दादी माँ, मैं आपकी मदद कर दूं? तू कौन है? कहीं वही लव मैरिज वाली बहू तो नहीं? नहीं, मैं अरेंज मैरिज करके आई हूँ, और वैसे भी लव या अरेंज, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर निहारिका उनका सामान उठाकर उनके घर तक छोड़ती है। खुश रहो और अपनी समझदारी से इस सोसाइटी की समस्या को संभालो। निहारिका सिर हिलाती है और वापस बाजार की तरफ बढ़ जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। अरेंज मैरिज वाली बहू के सही होने के बावजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता और लव मैरिज की संगत में सब रंग जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ये सलोनी कहाँ गई? फिर से वही मॉडर्न कपड़े पहनकर उस लव मैरिज वाली बहू के साथ पार्टी मनाने चली गई। दूसरी तरफ प्रभावती देवी सिर पकड़कर बैठी हैं। हे भगवान, मेरी बहू भी बिगड़ रही है, सास बनने की उम्र में जवान बनकर कमर मटका रही है। आज मैं नहीं छोड़ूंगी। सोसाइटी के कई मर्द शनाया की वजह से इकट्ठा होते हैं और शनाया के घर के नीचे पहुंचते हैं। अरे भाई बाहर निकलो, घर में छुप कर क्या बैठे हो? सभी की आवाज सुनकर शनाया के घर वाले बाहर आते हैं। मर्द गुस्से में टमाटर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारी क्या गलती है? अरे गलती हमारी है जो तुम जैसी बहू के साथ अपनी बहुओं को रहने दिया। तुम्हारी वजह से हमारी बहुएं बिगड़ रही हैं। अरे अगर अपनी बहू को कंट्रोल में नहीं रखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अपनी बहू पर लगाम नहीं लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। फिर सभी मर्द गुस्से में वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ना बहू संभल रही है और ना सास। हे भगवान, लव मैरिज वाली की इतनी तारीफ सुनकर मैं लव मैरिज की और आज वही मेरे फांसी का फंदा बनकर अटक गई है। यह बालकनी में खड़ी निहारिका सब देख रही थी। आज टमाटर फेंक रहे हैं, कल कुछ और करेंगे मेरे परिवार के साथ। सौरभ की रेपुटेशन भी खराब हो रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज रात किसी भी कीमत पर माँ जी को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। यह फैसला लेने के बाद निहारिका कुछ तरकीब लगाती है और फिर रात को जब कविता बाहर जाने लगती है। ये गेट बंद क्यों है? मम्मी जी, मैंने ताला लगा दिया है, अब आप मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाएंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर कविता तुरंत ताला तोड़ देती है। मैं शनाया के साथ पार्टी जरूर जाऊंगी। वीरेंद्र और नीरज आते हैं। अगर गई तो मुझसे बात मत करना। माँ, आपकी ये सब हरकतें देखकर तो मुझे अब आपके माँ कहने का भी मन नहीं करता। मुझे सब पता है, इस गवाह ने ही तुझे मेरे खिलाफ भड़काया होगा। देख बहू, अभी भी वक्त है, मेरे साथ पार्टी करने चल। छोड़ दिए ये रीति रिवाज संस्कार, आजकल की बहू बन, आजकल की। मुझे पार्टी का शौक नहीं और होश में रहकर ही जीना सही है। तभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। देख लिया, मैंने कहा था ना, इसकी बहू ने ही रोक लिया। चल कविता, हमारे साथ चल। अगर आज तुमने घर की दहलीज पार की तो आइंदा लौट कर मत आना। मैं जरूर जाऊंगी,
जितना हम तुम्हारा है इस घर में उतना ही मेरा भी। मम्मी जी, आपकी उम्र में ये सब सही नहीं, सेहत खराब होगी। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, वो सबको सिर्फ मुझ पर विश्वास है। क्यों नहीं सुनेगा कोई? क्योंकि तू अरेंज मैरिज से आई है और यहाँ सब लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं ना जाने क्यों। वैसे आखिरी मौका है, चल चल मेरे साथ। मुझे कोई शौक नहीं है खुद की इज्जत को खुद ही नीलाम करने का। निहारिका की बात सुनकर शनाया चिढ़कर सभी के साथ वहां से चली जाती है और क्लब पहुंचकर सभी पार्टी करना शुरू करते हैं। सच कह रहे हैं, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, कहीं सच में बहू तो गलत तो नहीं। शनाया कभी गलत नहीं होती, और वैसे भी मैं हूं ना आप सबके साथ, आराम से डांस कीजिए। इतना कहकर शनाया डांस करने लगती है और सभी क्लब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक पुलिस की रेड पड़ती है। अच्छा, जवान तो जवान, बूढ़ियों को भी जवानी का नशा चढ़ा है, सबको चलो लेकर थाने। नहीं, हमें छोड़िए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। पुलिस किसी की नहीं सुनती और सभी को पकड़ने लगती है। दूर खड़ी शनाया ये सब देख लेती है। ये क्या, मैं तो अपनी ड्रेस साफ करने गई थी, पुलिस कैसे आ गई? अच्छा मौका है, भाग जाती हूँ यहाँ से। और इन बुढ़ियों का क्या, आज जिंदा है कल मर जाएंगी। एक तरफ शनाया जो कि छुप कर भाग जाती है और वहीं दूसरी तरफ सारी औरतें जो पुलिस वैन में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। तभी अरे शनाया दिखाई नहीं दे रही, ये क्या हो गया? ये क्या, शनाया ने हमें धोखा दिया और भाग गई? चुपचाप बैठो, चिल्लाओ मत, कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। पुलिस की आवाज से सभी चुप हो जाते हैं। इसी तरह पूरी जाती थी है। और फिर अगली सुबह, मेरी पत्नी कहाँ है? इतनी देर क्यों हो गई है? अरे आपकी बहू की वजह से सब परेशान है। अगर मेरी पत्नी जल्दी वापस नहीं आई तो कोई नहीं बचेगा। सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी निहारिका मंदिर से लौटते वक्त ये सब देखती है। ये क्या, अगर कोई भी औरत नहीं होती है, मतलब माँ जी भी घर नहीं आई होंगी। ये वक्त अच्छा करने का नहीं, समझदारी से काम लेने का है। निहारिका थोड़ा सोचती है और फिर सभी लोग जिस क्लब में हमेशा जाते थे वहां पहुंचते हैं। क्या आप शनाया को जानते हैं? अरे हाँ, कल पुलिस ने सबको पकड़ लिया, वो भी पकड़ी गई होगी। निहारिका तुरंत नीरज को फोन करती है। सब लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए, मम्मी जी, शनाया और बाकी सब वही हैं। निहारिका की बात सुनकर सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और निहारिका सभी की बेल करवाती है। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार अगर कुछ हुआ तो सीधे जेल जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर सभी निहारिका के घर साथ लौटते हैं और सबका ध्यान शनाया पर पड़ता है। हम सब पूरी रात जेल में थे और शनाया हमें छोड़कर भाग गई। देखा, जिस अरेंज मैरिज वाली बहू की तुम लोग बातें नहीं सुन रहे थे, आज उसी ने तुम सबको बचाया है, वरना अभी जेल में चक्की पीस रहे होते। हाँ बहू, तूने हमें सच में बचा लिया। लव मैरिज वाली ने तो धोखा दे दिया है, मुसीबत के वक्त छोड़कर भाग गई। सभी पड़ोस की औरत में अरेंज मैरिज वाली बहू से माफी मांगती हैं और अपने अपने घर लौट जाती हैं। और फिर दोपहर तक मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा, पेट दर्द कर रहा है? 2 घूंट शराब और पी लो, क्या पता ठीक हो जाए। इतना कहकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आप दवाई खाकर सो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। सबके चक्कर में मैं अपने पूरे परिवार से ही दूर हो गई। भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। वहीं दूसरी तरफ, मेरा सर बहुत ज्यादा घूम रहा है। माँ, आपके लिए 2 पैक बना दूं? पीने के बाद आप भी झूमने लगोगी। बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर फट रहा है दर्द से। अरे अब तुम जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी हालत हमसे पूछ कर नहीं बनाई है। वहीं शीला के घर में, क्यों, जा डांस कर जा, नाइट पार्टी कर। निकल गई सारी जवानी, बुढ़ापे में चली थी अपने शौक पूरे करने। दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले में रात को ज्यादा पीने की वजह से सभी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनके पति, उनके परिवार वाले उनसे बात नहीं करते हैं। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने तो तुमसे शादी करके ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। सौरभ भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सभी को अकेलापन महसूस होता है और उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होता है। इन्हीं के साथ औरतों की तबीयत भी ठीक होती है। और फिर, अरे आप सब लोग ठीक हो गए, तो फिर क्यों ना आज रात को हम सब पार्टी में चले? हम एक ही गलती बार बार दोहराते नहीं हैं। अब ना ही हम तुम्हारी संगत में रहेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कहीं आना जाना करेंगे। तुम्हारी वजह से हम हमारे पूरे परिवार वालों से दूर हो गए हैं। ये हमारी लाइफ है, अब हम एंजॉय भी ना करें क्या? तभी वहां सौरभ आता है। करो एंजॉय, लेकिन मुझे डिवोर्स देने के बाद। आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे कोई मजाक नहीं कर रहा है। अब हम सब ने फैसला लिया है, कोई भी अपनी पत्नी से बात नहीं करेगा। तुम लोगों की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है।
सभी औरतें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और डिवोर्स पेपर देख शनाया फिर उसकी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत सौरभ के पैर पकड़ लेती है। देखिए, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मेरी गलती की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए महिंद्रा, कभी अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। हाँ, आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमसे ही गलती हो गई थी अरेंज योर लव मैरिज के बहू के चक्कर में पड़कर। सभी औरतें अपने अपने पतियों और सास से माफी मांगती हैं। किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत है। और रही बात डिवोर्स की, तो ये सब तो बस एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। निहारिका बहू, तू भी हमें माफ कर दे। अश्विनी जी की बहू ने शुरुआत में उनके साथ अच्छा बर्ताव करके उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद उन्हें जेल में भर्ती करवा दिया था। इस वजह से हम अरेंज मैरिज वाली बहू को गलत समझते आए, लेकिन यहाँ पर तो तूने अपनी सास को जेल से निकलवाया है। सच में आज एक गलतफहमी तो दूर हो गई। अरेंज और लव मैरिज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संस्कार अच्छे होने चाहिए। हाँ, और अब से हम सब अरेंज योर लव मैरिज वाली बहू का नहीं बल्कि सही और गलत का साथ देंगे, बिल्कुल निहारिका बहू की तरह। इस तरह पड़ोस में आई लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की कहानी खत्म होती है और पूरा मोहल्ला एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगता है।